माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्री नंदलाल मीणा एब्सेंट, श्री दाताराम, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र योजना के नाम से योजना संचालित न होकर विद्यार्थी मित्र योजना इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ की गई। इस वर्ष विद्यार्थी मित्र योजना के तहत लगाए गए अध्यापकों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण का परिशिष्ट का संलग्न है। खंड 2 माध्यमिक शिक्षा में उक्त योजना के अंतर्गत लगभग 6.25 करोड़ रुपए एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ रुपए व्यय किया गया। खंड 3 माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थी मित्र योजना दिनांक 28/2/2007 तक के लिए तथा प्रारंभिक शिक्षा में 31/3/2007 तक के लिए रिक्त पदों के परिणाम स्वरूप छात्रों के अध्यापन में व्यवधान नहीं हो को मद्देनजर रखते हुए उक्त योजना लागू की गई थी। चूँकि 10वीं बोर्ड की परीक्षा 30 मार्च 2007 एवं 8वीं बोर्ड की परीक्षा 16 मार्च को समाप्त हो चुकी है तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2 अप्रैल 2007 को समाप्त होगी, अतः विद्यार्थी मित्र योजना के तहत दिनांक 31/3/7 पश्चात विद्यार्थी मित्र लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि विद्यार्थी मित्र योजना के बावजूद विभिन्न स्तर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रही? यदि हाँ तो क्यों? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या ऐसी भी शिकायतें मिली थी कि विद्यार्थी मित्र योजना के इच्छुक के लोगों के आवेदन के बावजूद भी उन्हें नियुक्तियां नहीं दी गई? यदि हाँ तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा में 4,661 पद व्याख्याता के रिक्त थे, 6,930 पद वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त थे और 2,118 रिक्त पद अध्यापकों के थे। इसके विरुद्ध हमने 2,104 व्याख्याता, 2,897 वरिष्ठ अध्यापक और 911 अध्यापकों के पद लगाए। लेकिन यहीं तक हम सीमित नहीं रहे, हमने शैक्षिक व्यवस्था के तहत माध्यमिक से माध्यमिक और प्रारंभिक से माध्यमिक भी हमने अध्यापकों को लगाया, जिसमें 1707 व्याख्याता, 2,595 वरिष्ठ अध्यापक और 352 अध्यापक लगा करके इस प्रकार से 509 तो विद्यार्थी मित्र और 4,654 हमने शैक्षिक व्यवस्था के तहत अध्यापक लगाए। इस तरह सारी शैक्षिक व्यवस्था पहली बार काफी हद तक हम लोग ठीक कर पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि आपका सत्र शुरू होता है जुलाई महीने में और 86,000 पद खाली पड़े हुए थे और 6 महीने आपने निकाल दिए और एक भी विद्यार्थी मित्र आपने नहीं लगाया पूरे 6 महीने तक। अभी मैं पूछ रहा हूँ, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य का भी प्रश्न है, ये पहले उन्हें पूछ लेने दें, फिर आप पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब परीक्षाएं आपकी मार्च में प्रारंभ हुई तो फरवरी में ही ये विद्यार्थी मित्र योजना बंद क्यों कर दी गई और इसके लिए जो दोषी है उनके खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? दूसरा ये कि अगले सत्र प्रारंभ होने से पूर्व सरकार व्याख्याता सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के नियुक्तियों के संबंध में क्या विचार रखती है? महोदय पूछ लूं मैं भी, आपकी आज्ञा। एक बार इनका उत्तर दे दूं, आपको बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 8वीं की परीक्षा बोर्ड की 6 मार्च को शुरू हुई, 10वीं की 15 मार्च को शुरू हुई और 12वीं की 8 मार्च को शुरू हुई। साधारणतः परीक्षा शुरू होने के 7-10 दिन पहले प्रिपरेशन लीव हो जाती है, अतः माध्यमिक शिक्षा में 28 फरवरी के बाद अध्यापकों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ तक आगामी वर्ष के लिए है, आगामी वर्ष सरकार माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापकों की व्यवस्था उचित करने के लिए प्रयत्नशील है। प्रारंभिक में हमने 31,433 पद आरपीएससी भरने जा रही है और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने 2,500 पद आरपीएससी को भेजे हैं और 3,062 पद डीपीसी से भरने वाले हैं। इसी तरह फर्स्ट ग्रेड के भी 1,407 पद हमने भेजे थे, 990 पद भर दिए हैं। हिंदी के 309 पद हम बहुत जल्दी भरने जा रहे हैं।
इसके अलावा 3670 पद डीपीसी से भरे जाएंगे। इसके साथ ही इस बार बजट में 12,500 नए पदों को भरने की घोषणा की गई है, जिसमें जो नए स्कूल क्रमोन्नत होंगे हमने अभी से उसकी व्यवस्था की है। उसमें 3600 पद व्याख्याता के हैं, 600 प्रधानाचार्य के हैं, 900 प्रधानाध्यापक के हैं और 3000 पद सेकंड ग्रेड के हैं। इस तरह हम बहुत बड़ी संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति करने पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, आपको भी दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पिछले बजट सत्र में जब भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य के सवाल पर चर्चा हुई थी, तब शिक्षा मंत्री जी ने यह आश्वस्त किया था कि जो कमियां और खामियां, जो शिक्षकों की कमी, गेस्ट फैकल्टी का और अरेंजमेंट नहीं कर पाए हैं, अगले सत्र में जुलाई महीने से ही हम ये व्यवस्था कर देंगे। लेकिन पूरे 6 महीने निकल गए, एक भी विद्यालय के अंदर आपने विद्यार्थी मित्र नहीं लगाए, जबकि 86,000 पद खाली पड़े हुए थे। तो शिक्षा मंत्री जी, आपकी घोषणा के बाद भी आपके विभाग के अधिकारियों ने उसकी पालना नहीं की, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है। उसमें थर्ड ग्रेड के 2,17,955 अध्यापक हैं और सेकंड ग्रेड के 23,465 पद हैं। क्योंकि साधारणतया स्कूल क्रमोन्नत होते हैं, कुछ रिटायर्ड होते हैं, तो ये हमेशा 15 से 20% अध्यापकों की उसमें कमी हमेशा रहती है और इससे प्रारंभ से ही रही है। इसलिए हमने तो उसको भरने का प्रयत्न किया। आप तो ये 86,000 नहीं है, बताइए आपका आंकड़ा गलत है। किस महीने से पहले जवाब सुनिए। मैंने ये पूछा ही नहीं है, पहले जवाब ये सुनिए। आंकड़े सब मेरे पास है, कितने खाली है, कितने भरे हुए, सब मेरे पास है। आप तो ये बताइए कि विद्यार्थी मित्र आपने किस महीने से लगाए, ये बताइए। आप तो विद्यार्थी मित्र हमने 1 जनवरी से लगाए हैं। फिर क्यों पूरे 6 महीने आपने क्यों निकाले? आपने जब शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी, क्या राजस्थान के बच्चों का भविष्य खिलवाड़ करने के लिए आपको राज दिया हुआ है? हमने तो राजस्थान के छात्रों का भविष्य की चिंता की है। पूरे 6 महीने आपने तो एक भी पद न भर के राजस्थान के छात्रों के साथ अन्याय किया है। 2 महीने के लिए आपने मात्र 18 करोड़ रुपए खर्च करके लिपापोती करने की कोशिश की है। राजस्थान के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम आपने किया। हमने तो भविष्य बनाया है, बर्बाद तो 5 सालों में आपने किया है। हमने तो उस बर्बादी को बचाने के लिए किया है। एक भी टीचर आपने नहीं लगाया, एक भी टीचर। मैं आपको आंकड़ा बता सकता हूं। हमने शिक्षा मंत्री जी, आपकी घोषणा है, आप खड़े होकर बोलिए कि 6 महीने तक शिक्षक विद्यार्थी भर्ती क्यों नहीं किए? ये जवाब तो आप मंत्री जी आपको दीजिए। जिम्मेदारी क्या बोलेगा? आप बताइए। आपका स्टेट मिनिस्टर असेंबली में जवाब देने के लिए बाकी के दिन नहीं है, आप जवाब दीजिए। तिवारी जी, आप खाली जवाब दिलाना चाहते हैं, मंत्री से ऑन नहीं करना चाहते हैं। आपने अपने आप 5 साल में क्या किया, वो 6 तो महीने तक नहीं लगे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये बताइए आप तो। हमने 5 साल में क्या किया, वो तो देखो। ये यूनेस्को की गीत गाने से काम नहीं किया। उस प्रक्रिया में दर्द भरे। शिक्षा मंत्री जी, ये हमारी ये यूनेस्को पुरस्कार के गीत गाने से काम नहीं चलेगा। आप राजस्थान की जनता को जवाब दो। आप क्या आपने घोषणा करने के बाद भी 6 महीने तक आपने विद्यार्थी मित्र क्यों नहीं लगाया? आपने हमने घोषणा की, इसलिए घोषणा की पालना के लिए प्रयत्न किए और हमने भरने की प्रक्रिया शुरू की है। आपने तो प्रक्रिया शुरू नहीं की। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, पटारिया साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा, पटारिया साहब आप सिरोही आए थे उस कोर्ट का उद्घाटन करने। कितने बच्चे आपके सामने आगे तख्ती लेके बैठ गए थे, हमें मास्टर साहब चाहिए, नहीं बैठे थे क्या? सैकड़ों की तादाद में जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुए शिक्षकों की कमी की वजह से, और आपने कोई नोटिस नहीं लिया उसका। अध्यक्ष महोदय, छात्रों के निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में अध्यापकों की बड़ी संख्या में होने का हमने भरने का प्रयत्न किया। किसी की भी घोषणा होने का प्रक्रिया लगती है, हमने प्रक्रिया दिन भरे, कुछ आरपीएससी को भेजे, आरपीएससी का एक अपना समय होता है। उसके अलावा विद्यार्थी मित्र योजना भी पहली बार हमने लागू की है। इसके पहले किसी भी सरकार ने लागू किया तो बताइए। हमने इतने सारे स्कूल खोल के अध्यापकों की नियुक्ति की। सदन में गैस फैकल्टी हमने लगाई है, लगाई है, होता कर रहा है। हमने तो गैस फैकल्टी हमारी सरकार ने लगाई है, नाम बदल के नहीं होता। भाषण से गैस फैकल्टी हमने लगाई है, मालूम तो है नहीं, आप भाषण दे रहे हैं। आप भाषण हमारी सरकार लगाई गैस फैकल्टी और खड़े होकर बोल रहे हैं आप। हमने गैस फैकल्टी का कॉन्सेप्ट कांग्रेस के शासन में लागू हुआ और आप बातें करते हैं, मालूम ही नहीं है। फैकल्टी लगाने की प्रक्रिया इस सरकार ने पिछले 6 महीने से आरपीएससी के मेंबर नियुक्त नहीं किए और वहां पर भेज देते, हमने रिक्वेशन भेज किया। जब आपके पास आरपीएससी के मेंबर नहीं है तो रिक्वेशन कैसे पूरा होगा? सदन को बार बार आप गुमराह कर रहे हैं। आप
आप जो भी रिक्वेशन आरपीएससी में भेज रहे हैं, आपके आरपीएससी के मेंबर का कोटा पूरा नहीं होने से वो रिक्वेशन पूरा नहीं हो रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। 6 महीने से आरपीएससी के मेंबर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है और सदन को गुमराह कर रहे हैं आप। हमें रिक्वेशन भेज दिया, जब आपके मेंबर ही नहीं है आरपीएससी में तो रिक्वेशन पूरा कौन करेगा? ये सरकार जिम्मेदार है जो आरपीएससी के मेंबर नॉमिनेट नहीं कर रही है और रिक्वेशन भी भेजकर हमको सदन को गुमराह कर रही है। इसका जवाब दे सरकार कि 6 महीने में आपने मेंबरशिप को खाली क्यों रख रखा है? आप अपने समय की देखो, बता दे बैठो। शिक्षा मंत्री जी, एक सवाल, क्या आने वाली जुलाई से आप शिक्षा मंत्री योजना के अंतर्गत भर्ती करेंगे क्या? जो खाली जगह है वहाँ पर, ये भी बता दें अगले साल में। अध्यक्ष महोदय, ये विवाद की बात ही नहीं है कि अध्यापकों की कमी है, निश्चित रूप से इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है और हमने उसको पूरा करने का प्रयत्न किया है। यह भी सही है कि मैंने विधानसभा में कहा था कि जुलाई से हम इस बात की व्यवस्था करेंगे, लेकिन 3 कारण से इसमें अवरोध आया। पहला कारण था कि गेस्ट फैकल्टी पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया कि गेस्ट फैकल्टी में आप टीचर्स को नहीं लगा सकते, इसके कारण से विलंब हुआ। उसके बाद में हमने उनको जो छूट मिली कि केवल आप रिटायर्ड आदमी को लगा सकते हो, तो पहले हमने रिटायर्ड के लिए निकाला, तो रिटायर्ड में हमारे पास पर्याप्त आदमी उपलब्ध नहीं हुए। उसके बाद में हमने बीएड और बीएसटीसी को इसमें लगाने के लिए निकाला, लेकिन चूंकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के कारण से जितने भी बीएड और बीएसटीसी के लोग थे वो सारी परीक्षाओं की तैयारी में लग गए और हमको वो टीचर्स भी उपलब्ध नहीं हुए। उसके बाद में हमने उसमें छूट करके ये किया कि जो भी उपलब्ध होते हो बीए पास एमए पास लड़के, चाहे वो बीएसटीसी बीएड नहीं हो, उनको भी लगाया जाए। और इसके कारण से हमने कुल मिलाकर 27,000 विद्यार्थी मित्र के रूप में दोनों जगह लगाए। लेकिन इस पीरियड में हमने कुछ शैक्षणिक व्यवस्थाएं की, कुछ अध्यापकों को हमने 2-2 जगह ड्यूटी पर लगाया कि आप यहाँ भी पढ़ाएंगे वहाँ भी पढ़ाएंगे। मैं इसको मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि निश्चित रूप से इसमें कुछ विलंब हुआ है और वो विलंब कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण से, कुछ अनुपलब्धता के कारण से। ये भी सही बात है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को इसको भर्ती करने में समय लगा है, उसके कारण भी हुआ। लेकिन अब मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को कि 1% अध्यापकों का पद भी अगर खाली हो तो राजस्थान में शिक्षा में 20-30 हजार पद हमेशा खाली बने रहेंगे। उसको एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा भरने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी मित्र की अगले आप जुलाई से बात कर रहे हैं, अभी 31,000 वो और 2500 सेकंड ग्रेड के अध्यापकों की डायरेक्ट भर्ती का विज्ञापन कुछ दिनों में राजस्थान लोक सेवा आयोग से निकल जाएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि जुलाई का सत्र प्रारंभ होने से पहले हम इन सब लोगों को नियुक्ति दे दें। और इसी प्रकार से 12,500 पद हमने इस बार घोषित किए हैं, उनको भी हम एक सिस्टम बदलकर प्रस्ताव कर रहे हैं कि ये भर्ती में समय लगता है और ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में अध्यापकों की आवश्यकता है, तो हम एक समय का प्रमोशन की स्कीम में छूट देकर जो हमारे वर्तमान अध्यापक कार्यरत हैं उनको हम एक बार सबको प्रमोट करके 12,500 पद वहाँ भरना चाहते हैं। फिर इन सारी वैकेंसी को हम 3rd ग्रेड में इकट्ठी करके अगले साल फिर तीसरी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी निकालकर उसको जुलाई में निकालकर हम इसको पूरा करना चाहते हैं। और हमारी जो स्कीम इस समय भारत सरकार के पास है, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जो हमारा 75 और 25 का रेशो अटका हुआ था, 50-50 और 75-25 हो, जो यूपीए की संचालन समिति जिसके सोनिया जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये सिफारिश की है कि 50-50 नहीं होना चाहिए, ये 75-25 होना चाहिए। और 10 और 11 तारीख को शिक्षा मंत्रियों की दिल्ली में मीटिंग है, उसमें भी हम सब शिक्षा मंत्री इस बात की मांग कर रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो सर्व शिक्षा अभियान सीनियर सेकेंडरी तक बढ़ गया है, उसमें जो 50-50 का रेशियो है उसके बजाय 75 और 25 का रेशियो होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस मांग को भी वहाँ स्वीकार हो जाएगी और कोशिश पूरी करेंगे कि राजस्थान को ये अध्यापकों की जो कमी है अगले सत्र में अध्यापकों की कमी नहीं रहे, इसका बेहतर प्रबंधन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों के लिए 2-3 महीने के लिए विविध कारणों से इसमें विलंब। 7 अध्यापक लगे हुए हैं। मेरा एक पूर्व प्रश्न है कि शहरों के अंदर 3 अध्यापक छात्र कम है और टीचर ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, तो ये प्रतिपक्ष खड़े हैं ना। शिक्षा मंत्री जी का उत्तर बहुत विस्तृत है और उसके बाद में कुछ बचता नहीं है, लेकिन बढ़ना आपके हाथ की बात नहीं। आप तो आरपीएससी को लिख रहे हैं, राज्य मंत्री ने कहा हम आरपीएससी को भेज रहे हैं, आप भी आरपीएससी को भेज रहे हैं, तो आरपीएससी तो किसी के हाथ में नहीं है। उसमें कब होंगे कि इंटरव्यू होंगे, आप ये
ये बता दीजिए। इसका कोई सोल्यूशन निकालो। ये बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ माननीय नेताजी। ये सर्व शिक्षा अभियान आप करें, हमारा बदलने वाला है, 75-25 होने वाला है, 75-25 होने वाला। भारत सरकार से बात चल रही, भारत सरकार दूसरे मामलों में तो आप गालियां निकालते हो और यहाँ आप उनसे याचना कर रहे हो। आपके संबंध बहुत मधुर हैं, आपके खुद के। हाँ, चेयरमैन जब भी तो मैं इसे धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक सेकंड, अरे बोल दूंगा, आपको बोल दूंगा। अब बोल रहा हूँ। स्कूल में 7 टीचर हैं और एक ही 5 की स्कूल 8वीं में 3 टीचर हैं। इस समानीकरण की व्यवस्था तो सही करवा दो। बता रहा हूँ। केप के उसके सेकेंडरी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है। ये जो फिगर आपके दिए 6000 टीचर की शॉर्टेज है सेकंड ग्रेड और लेक्चरर की, जो फिगर मंत्री जी ने दिए, इफ आई एम करेक्ट। आप अगली बार 1500 स्कूल खोल रहे हैं, आपने कहा हम और ज्यादा खोल देंगे, 3000 खोल देंगे, भारत सरकार से पैसा भी मिल रहा है आपको। जब आपको ये तथ्य मालूम है कि अगली बार सेकेंडरी खोलने के लिए हमें इतने सेकंड ग्रेड के और लेक्चर के पद चाहेंगे, तो आप इस व्यवस्था को करने के लिए क्या सदन को आश्वस्त कर सकते हैं? आरपीएससी नॉट सॉल्यूशन। आरपीएससी में आपने मेंबर बनाया नहीं, आरपीएससी का जो रिक्वेशन है उसका भेजकर आप इंटरव्यू करना आपके हाथ में नहीं है, तो आप हमें ये आश्वस्त करेगा अगली जुलाई में जो आप स्कूल खोल रहे हैं और जिन सेकेंडरी स्कूल में पद खाली है उनकी व्यवस्था आप क्या जुलाई में कर देंगे? ये बता दें, बात खत्म हुई। और मैं अंत में, आपने हमको तो आरोप लगाया था 8वीं पास पढ़ाए, आप बिना एसटीसी और बिना बीएड के लोगों को टीचर बना रहे, वो उसमें कोई आरोप नहीं है। मैं ये सरकार 8वीं पढ़ा हुआ, तो केवल राजीव गांधी पाठशाला में 3000 8वीं पढ़े थे तो हल्ला कर दिया आपने। आज आप ये सरकार बिना बीएड और बिना एसटीसी के टीचर पढ़ा रही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। मतलब इससे बड़ी विचित्र स्थिति और क्या बन सकती है? मैं बता देता हूँ अध्यक्ष महोदय, एक मिनट गोविंद जी, आप दोबारा पूछ लेना। मैं ये कह रहा था, एक तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि आरपीएससी में मेंबर नहीं, आप कैसे करेंगे? आरपीएससी ने 31,000 लोगों का रिजल्ट निकाल दिया और 30 मार्च तक की उनको डेट दी है, 30 मार्च तक वो करेंगे। उसके बाद में हमने कॉन्सिलेशन का टाइम तय कर दिया है। एक डिप्टी सेक्रेटरी सरकार का जाएगा, एक डिप्टी सेक्रेटरी आरपीएससी का बैठेगा और लगातार काउंसलिंग चलेगी और पूरा प्रयत्न करेंगे कि जुलाई के महीने तक के पहले पद भर जाए। माननीय दूसरा सदस्य जो आपने प्रश्न पूछा कि आप नए स्कूल खोल रहे हो और जुलाई तक, इसका मैंने पहले जवाब दिया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से इन पदों की पूर्ति 12 महीने तक नहीं हो सकती, इसलिए प्रमोशन की नई स्कीम लगाकर जो वर्तमान में एग्जिस्ट हमारे सारे टीचर्स हैं उनको एक साथ सीनियरिटी के आधार पर सब्जेक्ट वाइज प्रमोशन देकर हम इस 12,500 पदों को भी इसी से भरना चाहते हैं, ताकि स्कूल खुलने के साथ साथ अध्यापकों की समस्या का समाधान हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप डिस्क्रिपेंसी पैदा कर देंगे। जो टीचर 3rd ग्रेड के जनरल सब्जेक्ट में, उन्हें सब्जेक्ट वाइज नहीं है, उसमें आपके केवल मात्र अंग्रेजी और जो सब्जेक्ट गणित, उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज है, बाकी 3rd ग्रेड में रिक्रूटमेंट नहीं है। तो वो टीचर जिनके साइंस और गणित है वो तो 2-3 साल में लेक्चरर बन जाएगा, और जो टीचर सिविक्स और हिंदी लेके 3rd ग्रेड में वो 25 साल तक लेक्चरर नहीं बनेगा। ये डिस्क्रिपेंसी आप पैदा कर देंगे और मैं समझता हूं कि कोई आदमी लिटिगेशन में जाएगा, संभव नहीं होगा। इसलिए आप सदन में वही बात कहें जो नियम और कानून की पालना करते हो संभव हो सके। और मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं, 3 साल, आपने 1 साल नहीं, 3 साल मंत्री बनने के बाद इस सदन को आश्वस्त किया है कि मैं जुलाई में टीचर लगा दूंगा, और 3 साल बिना टीचर लगाए हुए आपने स्कूल चलाए 6-6 महीने तक। अब भगवान के लिए आपका आखिरी साल है, मेहरबानी करके ये एश्योर कर लीजिए कि हम अगले जुलाई में कम से कम टीचर जो है, 2 साल तो भगवान दिया, आखिरी साल तो हवा में निकलता है, आखिरी आपका जो साल है उसमें आप पूरा टीचर लगावे। और जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में आप जो वाई ले रहे हैं उसको एजुकेशन के अचीवमेंट में वाई लें। स्कूल खोल के मास्टर लगा के तो आपने मनमोहन फेदर आपने केप में ले लिया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपके होते हुए कम से कम जुलाई में ये जो आप बातें कह रहे हैं प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। कटारिया जी आपके पास बैठे हुए, वो शिक्षा मंत्री रहे, उस बात को जानते हैं कि ये संभव नहीं है। न आरपीएससी में आप मेंबर लगा रहे हो, और आरपीएससी का जो व्यवस्था है उसमें अगले नवंबर तक आप लेक्चरर की और सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती नहीं कर पाओगे। इसलिए मेहरबानी करके आप जो कुछ भी जो कहो उसको जुलाई में कर देना, यही आपसे निवेदन करना चाहते हैं। मैं पुनः एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछले साल भी मैंने कहा था और 15,000 से अधिक अध्यापकों का प्रमोशन हमने किया। इस बार ये बात सही है कि आरपीएससी में 2 मेंबर हैं, लेकिन हमने जो परीक्षा की पद्धति निकाली है उसमें इंटरव्यू नहीं है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के आधार पर मेरिट पर सिलेक्शन होता है, इसलिए उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और 2500 सेकंड ग्रेड के अध्यापक हैं उनकी भी डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी। मैं अध्यक्ष महोदय आपको पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि जुलाई में अधिकांश अध्यापकों की, जिनकी 31,000 ये
3300 जो विडो कोटे के अंतर्गत भर्ती हो रहे हैं वो, और 2500 जो सेकंड ग्रेड में आरपीसी में आ रहे हैं वो, और बाकी जिनका प्रमोशन होना है वो करके हम निश्चित रूप से जुलाई में अधिक से अधिक अध्यापकों को लगाकर इसका पूरा प्रयत्न करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में उससे ऊपर उठा एक दूसरा प्रश्न जो आपने रावल जी पूछा, ये बात सही है, हमने एक सूची बना ली है और सूची बनाकर 1500 टीचर्स शहरों में सरप्लस हैं जो अपने पद से ज्यादा हैं, उन 1500 टीचर्स को भी इस साल हमने घोषणा की थी कि जिनके रिजल्ट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में बोर्ड के एवरेज से कम होंगे, बोर्ड के एवरेज से जिन सरकारी स्कूलों के रिजल्ट कम होंगे उनका स्थानांतरण उन खाली स्थानों पर किया जाएगा जो दूरस्थ है। 3 साल तक हमने कोई स्थानांतरण इस प्रकार का नहीं किया, लेकिन पहली बार जो रिजल्ट खराब है उनको, जिनका खराब है उनके स्थानांतरण किए जाएंगे। इसलिए ये जो समस्या है सामान्यीकरण वाला, उसका भी समाधान हो जाएगा। के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि जो शिक्षा मंत्री जी जो रिजल्ट की तो आप बात ही मत करो, मेरिट आती है, मेरिट में सरकारी स्कूल का नाम बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है कि जो देख लो आप उठा करके 2 साल की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शहर में छात्र संख्या 40 महोदय कह रहे हैं 1 जुलाई से, जबकि राजस्थान में अभी हमारा आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय, जब तक शहरों के टीचरों को आप इसको रिजल्ट से ना जोड़ करके, और जो शहरों में टीचर बहुत लंबे समय से बैठे हैं उन लोगों को आप गांव में लगाने का काम करें, क्योंकि हमारे यहाँ एक और गड़बड़ है कि शहर में जो टीचर लगता है उसको हम मकान का भत्ता ज्यादा दे रहे हैं, और जो गाँव दूर दराज जाकर के जो टीचर काम कर रहा है उसको हम लोग सुविधा कम दे रहे हैं। इसलिए प्रत्येक टीचर लगने के बाद में वो शहर में आने का इसलिए तो दूर दराज गांव में बैठे नहीं, प्रश्नकाल है, प्रश्न के रूप में पूछिए, कुछ पूछना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि जो गांव में टीचर जो नहीं मैं जो मेरा आग्रह है कि जो शहर में टीचर बैठे हैं उनको दूर लंबी दूरी समय से उनको आप गांव में लगाने का कष्ट करें जो शहर में बैठे हैं। टीचर सरप्लस आपकी सुन लो, आपकी बताता हूँ। आपने कहा कि शिक्षा सत्र तो आपने प्रारंभ कर दिया है, अभी अप्रैल में शुरू जाएगा और आप टीचर्स लगाएंगे जुलाई में, बात ठीक है। शिक्षा सत्र हमारा जो है उन कक्षाओं के लिए वो 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लेकिन टीचर्स की व्यवस्था हम जुलाई में ही कर पाएंगे। इसलिए जो कर पा रहे हैं वो इस सदन में मैंने आपको बताया। हटा क्यों रहे हैं जब 16 अप्रैल से, अध्यक्ष महोदय 16 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा और उनको आप मार्च में हटा रहे हैं, तो जब आप वो हमारे पास पर्याप्त टीचर है कि शुरू पर्याप्त टीचर इतने हैं कि शुरू में वो काम चला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री पुष्पेंद्र सिंह, प्रश्न संख्या 274। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र बाली में वर्ष 2006 की अतिवृष्टि के कारण जल संसाधन विभाग के 8 बांध, नहरें एवं 26 एनीकट, सरफेस बैरियर इत्यादि क्षतिग्रस्त हुए। विवरण प्रपत्र ए व ब पर संलग्न है। खंड 2, क्षतिग्रस्त कार्यों को मरम्मत कराने हेतु प्रस्ताव 22/8/6 एवं दिनांक 31/8/6 को प्राप्त हुए, उनका विवरण क्रम से प्रपत्र ए व ब पर संलग्न है। खंड 3, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यों की आवश्यक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रपत्र ए में अंकित कार्यों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई। प्रपत्र ब में अंकित कार्यों के लिए आवश्यकता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृतियां जारी किया जाना संभव हो सकेगा। खंड 4, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही विचार किया जाना संभव हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि लगभग 8 बांध और लगभग 26 एनीकट मतलब क्षतिग्रस्त हुए। एनीकट मतलब कुछ एनीकट तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। उसमें लगभग ज़्यादा एनीकट्स मतलब आपके आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, इसमें 2 लाख 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। और जो बांध है उसमें आपने 19 लाख रुपए दिए 34 लाख के ऊपर। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस बांध पर सरकार 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करती है और उस मामूली अगर 4-5 लाख रुपए देने पर अगर उसकी मतलब उसको वापस अपन मेंटेन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये आगे जाके बहुत, अभी जैसे कोट बांध है, आपने आपके कार्यकाल में मतलब 2.5 करोड़ रुपए दिए और आज हमें उस पर 8 लाख रुपए की आवश्यकता है, आपने मात्र 3 लाख रुपए 90,000 दिए। अगर ये पाइपिंग आज वापस चालू हो जाए तो ये 4-5 करोड़ रुपए का बांध मतलब वापस क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जितने आपसे एस्टिमेट मांगा है
कम से कम बांध और नहरों पर विशेष ध्यान रखते हुए 34 लाख रुपए मांगे तो उनको 34 लाख पूरा दे के उनको वापस उसकी मेंटेनेंस उसकी वापस पूरी हो जाए। ये तो इतने बड़े जो जल संसाधन है वो खराब बहुत जल्दी ज़्यादा बारिश होने से वापस फूट सकते हैं। दूसरी मेरी आपसे एक अनुरोध है, 2001 पूछिए, भाषण तो न दें। 2001 में लाटाड़ा बांध क्षतिग्रस्त हो गया, आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आप उसको वापस बनाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ के जो किसान है वो काफी दुखी है। मतलब मंत्री जी जवाब दें। मेरा भी निवेदन है मंत्री महोदय से कि जो बांध जिसके ऊपर लाखों रुपए गवर्नमेंट के खर्च हो चुके हैं और अतिवृष्टि के कारण उनमें खर्चा आ गया। मेरे क्षेत्र में भी कम से कम 8-10 एनीकट ऐसे हैं जिनमें करोड़ों रुपए खर्च किया गवर्नमेंट ने। अब उनमें पीटी अमाउंट का खर्चा है और वहाँ से जवाब ये आता है कि ये कैचमेंट में आता है। अब कैचमेंट में आया तो पहले बढ़ाया क्यों? इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको रिपेयर कराएं, वरना सामने जितने भी ज़मीनें हैं खाली उन कास्ट करो। इतना भारी नुकसान हो रहा है कि जिसकी भरपाई अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन, उनको भी ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल माननीय सदस्यों की चिंता ठीक है। अतिवृष्टि और बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त सन 94, 95, 97, 98 में जो नुकसान हुआ, उस समय सीआरएफ में प्रावधान था। और उस टाइम में जब मैं रिलीफ मिनिस्टर था तो उस टाइम 50-60 करोड़ रुपए ने इरिगेशन को दिए थे। उसके बावजूद भी कई टूट फूट रह गई, वो आज तक कई क्षतिग्रस्त है। आजकल जो परंपराएं रही पिछले वर्षों में, मेंटेनेंस और टूट फूट के लिए बजट प्रावधान पर्याप्त नहीं है। नए काम के लिए तो विविध प्रकार से सोर्सेज उपलब्ध हो जाते हैं, पर चूंकि ये जो स्ट्रक्चर एक बार खड़ा हो गया, उसके क्षतिग्रस्त होने के बाद में जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसका लाभ लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए इसके ऊपर प्राथमिकता के आधार पर सीआरएफ से जो राशि मिलती है वो तो केवल उतनी मिलती है जिससे आप तुरंत जो है उस टाइम में उसके ऊपर काम में ले सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। जिस लेवल तक डैमेज हुआ उसके लिए इन्होंने बंद कर दिया है। फिर भी राज्य सरकार की तरफ से हम कोशिश करेंगे, जैसे अभी माननीय सदस्य ने बताया कोट बांध के लिए 8 लाख की मांग की है, तो 4 लाख हमने दिए। और अगर ये ज़रूरत होगी कि बरसात से पहले 4 लाख और खर्च करने पड़ेंगे तभी वो सुरक्षित रहेगा, तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनको हम ठीक करा देंगे। इसके अलावा जो एनीकट्स की जो लिस्ट मैंने दी है माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ एनीकट्स की जो हमने शर्तें चेंज कर दी थी कि 2 रेनी सीजन में अगर क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो ठेकेदार को ठीक करवाना पड़ेगा। तो इनके 4-5 एनीकट तो ऐसे हैं जो ठेकेदार की लाइबिलिटी है वो ठीक कराएगा। बाकी इन एनीकट के लिए विशेष नुकसान नहीं, साइड ब्रेक ऐसा ही हुआ, बाकी इनमें पानी सारा भरा रहा है। तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गई बार भी रिपेयर्स के लिए काफ़ी बजट प्रावधान दिया, इस बार भी दिया। तो जितना हो सकेगा कोशिश करके जो भी प्राथमिकता से आवश्यक काम होंगे उनको दुरुस्त कराने की माननीय अध्यक्ष महोदय लाटाड़ा बांध के लिए भी मंत्री जी से माननीय अध्यक्ष महोदय, लाटाड़ा बांध के लिए 2001 से मतलब वो क्षतिग्रस्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ के किसानों को लाटाड़ा बांध के लिए भी मंत्री जी मैं चाहूंगा कि आप इस लाटाड़ा बांध के लिए का कोड बांध के लिए उन्होंने कि प्राथमिकता के आधार पे कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुभाष चंद्र बैरिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, पूछने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राम रतन बैरवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, पूछने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, स्टेट टाइम के जो बांध हैं और जो काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनको आप मरम्मत के क्षेत्र। हाँ मंत्री जी जवाब जी नहीं, वर्तमान में शाहपुरा भीलवाड़ा में रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावना का आकलन कर यथोचित निर्णय लिया जाएगा। क्या तारीफ करूं बजट इंतजाम की, राजस्थान का विकास करने चली महारानी राजस्थान की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये महारानी शब्द पर आपत्ति है हमारी। क्यों आपत्ति है आपको? ये कोई महारानी वारानी नहीं है, अब राजस्थान के अंदर प्रजातंत्र है अब ये। तो आप अलाउ करते हैं जो शेरो शायरी कर रहे हैं सदन में, और जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनको आप अलाउ नहीं करते। ये सदन शेरो शायरी के लिए थोड़ी है। आप नहीं करते क्या? आपको तो आपका क्यों आपत्ति हो रही, क्यों मिर्चा लग रही है? प्रजातंत्र में तो सब महाराजा और सब महारानी है, पूरा हिंदुस्तानी महाराजा और महारानी। सोनिया गांधी को क्या बोलते हैं विदेशी महिला को?
माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा की धरती महारानी वो स्वयं भक्ति और शक्ति का प्रतिबिंब है। कोई और वहाँ पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं। एक क्रांतिकारी का मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, हमारे प्रताप सिंह बारेट का। वाह, आप क्वेश्चन है हमारे, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरे एक दो प्रश्न है। क्या पूर्व में किसी मुख्यमंत्री ने वहाँ किसी फैक्ट्री का उद्घाटन क्या? किया तो किस तारीख को? या पूर्व में रिको एरिया घोषित हुआ कांग्रेस शासन में? ये 3 प्रश्न है मेरे। अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा से 45 किलोमीटर बैठे बात नहीं करें। प्रतिपक्ष के नेता स्वयं ही बात करते हैं, किसी और को क्या कहूंगी मैं। अरे पीछे बैठा। प्रतिपक्ष के नेता घुमा मत करो, जिससे जरूरत हो बात करने की उसे बुला लिया करो। आप अच्छा नहीं लगता आप ऐसे पीट किए हुए। अध्यक्ष बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, कहीं सुन नहीं रहा था। बोल तो आप धीरे ही रहे होंगे, लेकिन आप जब पीठ करके बैठते हो तो अच्छा नहीं लगता है। प्रतिपक्ष का नेता आसन की तरफ पीठ करके बैठे, प्रतिपक्ष का नेता आसन की तरफ पीठ करे, उचित नहीं लगता है। पर झुंझुनू में तो पीठ ही रहेगी साहब, झुंझुनू के अंदर तो पीठ ही रहेगी इनकी आपकी तरफ। अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ तो पीठ हो ही नहीं सकती। पीठ आपको नहीं। मंत्री महोदय जी, पीठ आपको नहीं। जरा बताइए किन किन मुख्यमंत्रियों ने कब किन तारीख को किन फैक्ट्रियों को? बढ़िया, अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जाजपुर रोड पर जाजपुर में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जो 1982 में 30.50 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया। ये अभी भी अनसैचुरेटेड श्रेणी में है। कुल 44 नियोजित भूखंडों में से 31 भूखंड आवंटित किए गए। गत 4 वर्षों में 2003 से 2007 तक केवल 3 भूखंड आवंटित हुए। शेष 13 भूखंड रिक्त हैं। इन इकाइयों पर अब अभी भी जितने भी भूखंड, इसमें 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ये भूखंड आवंटित किए गए थे। अनसैचुरेटेड है, अभी भी भूखंड खाली हैं, इसलिए नया क्षेत्र वहाँ पे कोई स्थापित करने का भी प्रश्न विचाराधीन नहीं है। जहाँ तक जिस मंत्री के बारे में आप कह रहे हैं, ये प्रश्न का भाग नहीं है, इसलिए मैं अभी उत्तर देनी है। माननीय सभापति महोदय, आपके अध्यक्ष महोदय, मेरे तीनों प्रश्नों का ये उत्तर ही नहीं इसमें। शाहपुरा तहसील की बात कर रहा हूँ। आपने सुना ही नहीं, समझे नहीं आप। श्री खुशवीर सिंह, प्रश्न संख्या 277। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, राजस्थान प्रधान खनिज रियायती नियमावली 1977 एवं 1986 के संबंधित नियमों की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, जी नहीं। खंड 4, जी हाँ, राजस्थान प्रधान खनिज रियायती नियमावली 1986 के नियम 22(1) के परंतु के तहत जिला नागौर के खसा नंबर 1148 में बिना डेलिनेशन के क्वारी लाइसेंस जारी किए गए हैं। नियमों की पालना के संदर्भ में जांच कराई जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खंड 5, राजस्थान प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 22(1) के तहत परंतु के तहत स्वीकृतियाँ दी गई हैं और क्वारी लाइसेंस प्रकरण में सक्षम अधिकारी खनिज अभियंता स्वयं है। निदेशालय उदयपुर से 1 प्रकरण और अतिरिक्त निदेशक खान जोधपुर से 27 प्रकरणों में अनुमति प्राप्त की गई है। सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। नियमों की पालना के संदर्भ में जांच कराई जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, नियम 22(1) के तहत राज्य में आज भी बिना डेलिनेशन के खाने क्या मंत्री महोदय स्वीकृत हो रही है? भविष्य में इसे रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, 1986 के नियम 22(1) के तहत बिना डेलिनेशन और बिना नोटिफिकेशन के क्वारी लाइसेंस जारी नहीं किए जा सकते, परंतु नियम 22(1) में एक प्रोविजो रखा है। उस प्रोविजो के तहत रेंट कम रॉयल्टी लीज ग्रांट जो हो चुकी हैं और क्वारी लाइसेंस में परिवर्तन कर दिया गया है, उनमें MMCR 1986
नियम 22(1) के प्रोविजो के तहत जो 1986 के बाद में इस प्रकार की बिना डेलिनेशन किए, बिना नोटिफिकेशन किए अगर इस प्रकार की क्वारी लाइसेंस जारी किए हैं तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं इसकी जांच कराने की आपको यहाँ घोषणा करता हूँ और मेरे डिप्टी सेक्रेटरी को आदेश देता हूँ कि 1 माह के अंदर अंदर इसकी जांच कर, और इस जांच में जो दो निश्चित रूप से दोषी पाएंगे दे विल पेनलाइज। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये क्वारी लाइसेंस की स्वीकृति हेतु जो अधिकृत अधिकारी हैं वो अभियंता और सहायक अभियंता हैं आपके नियम 22 के तहत। क्या ये सही है कि राजस्थान में बापी पट्टे सिस्टम आज भी लागू है और वो सोजत में, खाटू में, मकराना में, धौलीखान, राजसमंद में और कहाँ हैं? दूसरा ये कि ये जो डेलिनेशन है यानी किसी भी जो खनिज संपदा है उसको छोटे छोटे प्लाट में विभक्त करने का, ये काम जियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। क्या राजस्थान में जो बापी खाने हैं उनका जियोलॉजिस्ट द्वारा आज तक कभी डेलिनेशन कराया गया है? यदि कराया गया है तो कहाँ कराया गया है? और तीसरा निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय खनिज मंत्री जी से करना चाहता हूं कि ये जो क्वारी लाइसेंस जारी किए हैं, क्या इनको जारी करने से पहले निदेशक खान विभाग उदयपुर और अतिरिक्त निदेशक जोधपुर से भी इसकी स्वीकृति ली गई है क्या? और अगर आप जांच कराएंगे तो क्या निदेशक और अतिरिक्त निदेशक जिन्होंने इसके लिए स्वीकृति दी है वो भी जांच दायरे में आएंगे क्या? कृपया से जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 नियम 22(1) MMCR 1986 प्रोविजो पढ़ रहा हूँ, प्रोवाइडेड डेट नो सच नोटिफिकेशन शैल बी नेसेसरी फॉर द एरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ which rent cum royalty leases have been granted earlier and have been converted into quarry license in accordance with these rules। इनके अंदर जो पहले वापीदार सरफेस राइट और जो थे जब राजस्थान स्टेट बनी और उसके अंदर RCRL के तहत जो क्वारी लाइसेंस के बिना नोटिफिकेशन क्वारी लाइसेंस के पट्टे इश्यू किए गए और 1986 के इस प्रोविजो परंतु के अंदर उनको रेगुलाइज करने की व्यवस्था थी। और इसके बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय उसका डेलिनेशन होता है और डेलिनेशन होता है, उसका अंकन होता है, प्लॉट नंबर होता है, उसका नोटिफिकेशन होता है और डेलिनेशन के अंदर ST SC का रिजर्वेशन होता है। और जिस हिसाब से इस प्रोविजो 22(a) के प्रोविजो का जो दुरुपयोग किया गया है और निश्चित रूप से ST SC के लोगों ये अभी का नहीं है, ये लगातार 1986 से जिस हिसाब से बिना डेलिनेशन क्वारी लाइसेंस को रेगुलाइजेशन किया गया। नागौर के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय गोचर भूमि में तत्कालीन कलेक्टर ने कईयों में NOC इशू कर दी, कईयों में गोचर भूमि में NOC नहीं दी गई और जो खातेदारी भूमि थी, खातेदारी भूमि के अंदर अगर कोई है तो 4 हेक्टेयर के अंदर भूमि का अलॉटमेंट होता है। पंचायतों के प्रस्ताव पर दी गई है। एक मिनट, पंचायतों ने प्रस्ताव किया है, उसके ऊपर कलेक्टर ने NOC दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल ये नहीं है, माननीय मंत्री जी मैंने आपसे, आपने चैप्टर 3 राजस्थान माइनर मिनरल कंस्ट्रक्शन रूल्स 1986 का जो 22 का यहाँ उदाहरण दिया, आपने केवल 3 लाइन पढ़ी, आप इसको पूरा पढ़ें, इससे अपने आप साबित हो जाएगा। ग्रांट ऑफ क्वारी लाइसेंस 22 restriction on grant of quarry license number 1 no quarry license shall be granted for any mineral deposit unless it is notified in the Rajasthan Gazette or at least one daily newspaper having wide circulation in the state as well as one newspaper having wide circulation in the locality nearest to the area in question by the mining engineer, assistant mining engineer after due approval of the director. Such notification shall be made after डायरेक्टर से निर्देश लेकर के उसके बाद जारी की। दूसरा मैंने अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन किया था कि जो बापी खाने का मतलब होता है जो बपोती बाप दादाओं से चली आ रही हैं,
जो जागीरदारी के टाइम में एरिया निश्चित नहीं होता था और उस वक्त के ठिकानेदार और जागीरदार जो पूरा एरिया होता था चाहे वो दे देते थे कि आप इसके अंदर माइनिंग करें। आप ये बताएंगे उस बापी पट्टे जो हैं उनमें आज तक राजस्थान में कहीं डेलिनेशन हुआ है क्या? हुआ है तो कहाँ हुआ है वो बताइए। केवल एक ही जगह डेलिनेशन की आप बात कर रहे हैं। तीसरा मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आप कह रहे हैं जांच कराएंगे, लेकिन ये जो है कलेक्टर ने एनओसी गोचर भूमि में दी, पंचायतों के प्रस्ताव है, पंचायत ने प्रस्ताव दिया उसके बाद दी और उसने एनओसी दे दी, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। अगर इसने गलत दिया आप जांच कराइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डायरेक्टर से अप्रूवल लिए, एडिशनल डायरेक्टर से अप्रूवल लिए एमई और एमई ने, तो आप उनको भी जांच के दायरे में शामिल करिए, ये मेरा निवेदन है। केवल एक छोटा अधिकारी जिसने ऊपर के निर्देश पे जांच लेकर कर दी, आप उसको जाए जांच करके उसके ऊपर तलवार लटका दें, और जो निदेशक और अतिरिक्त निदेशक हैं जिनके एनओसी देने और जिनके स्वीकृति देने के बाद ये काम हुआ है उसको भी उसमें लीजिए। ये डेलिनेशन में जो भी डिफेक्ट्स और जो भी गलतियां हुई अधिकारियों का, उसकी जानकारी आपको इस प्रश्न लगने के बाद हुई या इससे पहले हुई? और पहले हुई तो आपने क्या क्या कार्रवाइयां की? ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नगर से आने वाले माननीय सदस्य कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं स्वयं ने पहले कहा था कि RCRL पर जो बापीदार पट्टे थे उनके लिए ही 22(1) के अंदर प्रोविजो रखा है और इसमें स्पष्ट दिया है प्रोवाइडेड डेट नो सच नोटिफिकेशन शैल बी नेसेसरी नहीं फॉर द एरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रेंट कम रॉयल्टी लीजेज हैव बीन ग्रांटेड अर्लियर एंड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू क्वारी लाइसेंस इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। ये उनके लिए ही बने थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि ये माइनिंग इंजीनियर को अधिकार, पर माइनिंग इंजीनियर को डेलिनेटेड किए बिना क्वारी लाइसेंस ग्रांट करने का कोई अधिकार नहीं है तो 1986 और 1977 के इस प्रोविजन में जो बापीदार पट्टे थे या ये जो RCL के जो पट्टेदारी थे उनको देने का प्रावधान था। और जो आप गौचर भूमि में कलेक्टर की बात करते हो कि एनओसी पंचायत के द्वारा दी गई, और एक जानकारी और देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय के जो खातेदार, जिन खातेदार को इस हिसाब से इस कानून को बरगलाने के लिए, इसको डाइल्यूट करने के लिए 22(1) को उन्होंने गवर्नमेंट को वो भूमि सरेंडर कर दी। जब गवर्नमेंट को वो भूमि सरेंडर कर दी है, वो गवर्नमेंट की भूमि हो गई, तो उसमें डेलिनेशन आवश्यक है। डेलिनेशन नहीं किया गया, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एडिशनल डायरेक्टर हो, चाहे माइनिंग इंजीनियर और डायरेक्टर, बात सुनिए एक मिनट, बैठिए आप एक मिनट। और माइनिंग इंजीनियर ने मार्गदर्शन मांगा है एडिशनल डायरेक्टर से और डायरेक्टर से, और डायरेक्टर को कोई अधिकार नहीं है, वो गवर्नमेंट से 65 में रिलैक्सेशन मांगने चाहिए और 65 में रिलैक्सेशन की अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त होती है। इसलिए निश्चित रूप से मैं डिप्टी सेक्रेटरी से और 1 महीने के अंदर अंदर इसकी जांच करूंगा और इसमें जो दोषी होंगे निश्चित है वो पेनलाइज होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो ये था कि डेलिनेशन जियोलॉजिस्ट करता है। जियोलॉजिस्ट ये देखता है कि यहाँ कितना खनिज भंडार है, कितनी गहराई पर है, कितनी चौड़ाई। डेलिनेशन एमई नहीं करता, कहीं भी असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं करता, जियोलॉजिस्ट करता है। दूसरा मैंने सवाल आपसे स्पेसिफिक ये पूछा था कि राजस्थान में जो बापी पट्टे हैं, 5 जगहों के नाम भी बताए, उनमें कहीं एक भी जगह डेलिनेशन हुआ है क्या? आज भी विदाउट डेलिनेशन वहाँ माइनिंग हो रही है और बापी पट्टों पे काम हो रहा है। तो ये काम केवल आप एक ही जगह खाटू में लागू करना चाहते हैं या इन बापी पट्टों का हर जगह डेलिनेशन करा करके और पूरे राजस्थान में जहाँ कहीं भी उस सबको इसके चक्रव्यूह में लेना चाहते हैं? नहीं, मैंने जो प्रश्न किया था, आप संदेह के घेरे में आ रहे हो क्या? आप उस संदेह के घेरे में आ रहे हो क्या? तो फिर करा लीजिए बेटे, मेरे पास कुछ नहीं है, फकीर आदमी हूँ। आपको दर्द नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं तो बात कर रहा हूँ कानून की, समझ में आ गई बात? और ये तो पूरे राजस्थान की जहाँ जहाँ बापी पट्टे उसका सवाल है, केवल एक जगह का नहीं है। मैंने क्वेश्चन गोचर भूमि को भी किया, ये भी किया, तो आप एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से कलेक्टर की भी जांच करवाएंगे? देखो आपको यदि जांच करवानी है, आपकी मंशा क्लियर है, जैसा इंडोल ने कहा 3 साल तक आप मंत्री रहे,
3 साल तक आपको जानकारी आ जाना चाहिए था किस तरह की स्थिति बनी हुई है। यदि आपको जांच करवानी है तो चीफ सेक्रेटरी लेवल से जांच करवाई, तब स्थिति स्पष्ट होगी। आप चीफ सेक्रेटरी लेवल जांच क्या करना चाहते हैं? इन्होंने कोर्ट किया है कि आपका जो डेलिनेशन प्लान बनता है उसको अखबार में निकालना पड़ता है, डायरेक्टर माइंस की अप्रूवल होनी चाहिए, डायरेक्टर माइंस को 65 रूल लेना चाहिए, ये आप सब बता रहे हैं। इसका मतलब जो अधिकार है वो 65 के अंदर सरकार को था, 65 का एप्लीकेशन नहीं हुआ और डायरेक्टर ने अपने लेवल पर पट्टे दे दिए। इतनी बड़ी गड़बड़ आप मानते हैं तो आप इसकी जांच चीफ सेक्रेटरी लेवल से कराइए, वाई फॉर डिप्टी सेक्रेटरी लेवल। बताइए हमको इस बात की। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन है, इसका क्या उत्तर बताइए आप। अध्यक्ष महोदय, मैं बताइए आप से पूछना चाहता हूं कि 108/06/16/6/2004 को एक केस दायर हुआ था मांगलाल पुलिस स्टेशन पे। अध्यक्ष महोदय, इसमें सेक्शन 379 IPS के थ्रू और एक MDDR एक्ट 1957 की धारा 4.21 के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय 7.5 करोड़ की रिकवरी इसमें निकली है, लेकिन अध्यक्ष महोदय आज तक इस केस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका कारण बताएं अध्यक्ष महोदय मुझे। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इसमें भ्रष्टाचार के अंतर्गत काफी लोग सम्मिलित है, तो अध्यक्ष महोदय अभी तक इसका पुलिस केस भी हुआ है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसका कारण क्या रहा अध्यक्ष महोदय? थोड़ा मैं खनिज मंत्री पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दे। नहीं, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका भी जवाब दे। मैंने ये पूछा था कि क्या इस बात की जानकारी आपको ये प्रश्न लगाने के बाद हुई, और अगर इसकी जानकारी आपको पहले थी तो अब तक आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी क्लियर कर रहा हूं कि 22(1) प्रोविजो के अंदर जो नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, 22(1) प्रोविजो में जो RCCL और बापी पट्टेदार उनके लिए डेलिनेशन का ये नहीं रखा था प्रोविजन, और उनको जो 77 और उनके पहले जिनको बिना क्वारी लाइसेंस इशू किए गए थे, बिना डेलिनेशन, बिना बाउंड्री के, उन लोगों को रेगुलाइज करने का इसमें प्रावधान 22(1) प्रोविजन में रखा है। और 22(1) के अंदर नोटिफिकेशन होता है, बाउंड्री तय होती है, नक्शे बनते हैं, प्लॉटिंग होती है, और उसमें माइनिंग इंजीनियर को अधिकार है, परंतु बिना नोटिफिकेशन, बिना डेलिनेशन, बिना गजट में दिए है माइनिंग इंजीनियर ने इस प्रकार का कृत्य किया है। जैसे ही जानकारी हुई, आपने ये देखा होगा, ये इंडोली से आने वाले सदस्य जो प्रश्न का उत्तर में मैंने इस बात को तय करवाया कि मैं इसकी जांच करूंगा, मेरे ख्याल से आज तक प्रश्न के उत्तर में कंसीड करने का ये आज तक नहीं हुआ है। ये पहले बार हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये आज के कार्यकाल की नहीं है, ये 1986 से लगातार हो रही है। और नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जाइल के अंदर लगातार कई लोगों को इस हिसाब से वायलेशन करते हुए 22(1) के प्रोविजन का वायलेशन करते हुए डेलिनेशन की कार्रवाई बिना डेलिनेटेड किए गए, इनमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हुआ है। और इसी बात में मैं आज कहता हूं कि इसकी मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा। किससे जांच करें? लेकिन पहले आपका खेल माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका माननीय अध्यक्ष महोदय से जांच करूंगा। अगर जांच में उच्च स्तर के अगर जिला कलेक्टर और अधिकारी हुए हैं तो निश्चित रूप से इसकी भी जांच करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये रिकॉर्ड पर बात आ गई, अध्यक्ष महोदय, जब रिकॉर्ड पर बात आ गई कि जिला कलेक्टर ने NOC दी है, तो डिप्टी सेक्रेटरी जांच कैसे करेगा, ये समझाइए हमको। अध्यक्ष महोदय, ये मुझे मिली भगत का खेल लगता है मंत्री जी का, ये मंत्री जी की मिली भगत का खेल लगता है। भाई आप डिप्टी सेक्रेटरी से जांच किया, इसकी जांच करेंगे, और इसमें जो चार भी होता है तो उच्च स्तर के अधिकारी से जांच करवा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, किससे कराओगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 200। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, खसरा नंबर 1148 का खेल लग रहा है। रियासत काल के टवे से, जागीरदारों के समय से इसमें खनिज हो रहा है, तब की NOC दी हुई है। आपका जवाब है, आज थोड़ी दिए गए इसमें, आपका जवाब 2006 में नहीं, ये 1148 खसरा नंबर है जो गैर मुमकिन गोचर है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, हेमराज मीणा। पर आंवले के बगीचे लगाए गए हैं, ग्रामवार सूची संलग्न है। खंड 2। जी हाँ, आरा जिले में आंवला के बगीचों की स्थापना पर अब तक 27.3 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है।
खंड 3 12 जिले में आंवले का उत्पादन लगभग 5500 क्विंटल हो रहा है। राजस्थान 5,500 नहीं 5,500 5500 जी, एक ही बात है। 5,500 क्विंटल 5500 क्विंटल जी। हाँ 5,500 लिखा आपने। 5,500 जी, 5500 क्विंटल हो रहा है। राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 के अंतर्गत आंवला अघोषित कृषि जिन्सों की अनुसूची में सम्मिलित है। 12 जिले के अंतर्गत कृषि उपज के क्रय विक्रय के लिए 12 अटरू व छबड़ा कृषि उपज मंडी समितियां स्थापित की हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि हॉर्टिकल्चर के द्वारा 12 जिले में नहीं सारे राजस्थान में आंवले की पौध लगाई गई है। सारे राजस्थान में 12 जिले में नहीं सारे राजस्थान में बिल्कुल सारे राजस्थान में हॉर्टिकल्चर के द्वारा आंवलों के पौधे लगाए गए हैं। इसमें अपने 12 जिले में लगभग 27 लाख का अनुदान है और राजस्थान में तो करोड़ों का अनुदान दिया होगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना ये चाहूंगा कि इसमें आंवला का उत्पाद तो शुरू हो गया और लगभग 4-5 साल पहले से आंवले के पौधे लगाए जा रहे हैं, बगीचे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था अभी तक सरकार ने की नहीं है और मार्केटिंग की व्यवस्था क्या होगी। दूसरा सवाल ये करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राजस्थान कृषि उपज विपणन बोर्ड के अधिनियम के अनुसार 12 मंडी को अटरू और छबड़ा की मंडी को बताया। अभी तक वहां पर अध्यक्ष महोदय आंवले का ऑक्शन होता ही नहीं है, वहां पर कोई खरीदार मिलता ही नहीं है। तो आंवले का जो उत्पाद तो हमारा राजस्थान में शुरू हो गया, 12 जिले में भी शुरू हो गया, लेकिन उन उत्पाद को मार्केटिंग की क्या व्यवस्था होगी? काश्तकार उस आंवले को लेकर के कहां जाएगा? काश्तकार उस आंवले को लेकर के मारा फिर रहा है। मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसकी क्या नीति बनाई है और इसका क्या उपयोग होगा, इसके बारे में मंत्री जानकारी दें। सामान्य अध्यक्ष जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आंवले का क्षेत्रफल और उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि पिछले 2 सालों में हुई है। जब हमारे पास शासन आया तो मात्र 730 हेक्टेयर में आंवले के बाग थे और उत्पादन मात्र 6347 क्विंटल था। अध्यक्ष जी, 2 साल में ये क्षेत्रफल बढ़कर हमने 11,697 हेक्टेयर कर दिया और उत्पादन 1,50,552 क्विंटल हो गया। अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर जो उत्पादन बढ़ा है इसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था खड़ा करना सरकार का धर्म है और बहुत ईमानदारी से सरकार ने बहुत प्रयास इसके संबंध में किए हैं। सबसे पहला प्रयास हमने इसकी प्रोसेसिंग के लिए जो यूनिट बनाने का पहले प्रचलन नहीं था, हमने पहले 50,000 मात्र इसकी सब्सिडी थी, अब हमने 10 लाख तक कोई भी इसकी प्रोसेसिंग लगाएगा तो उसकी सब्सिडी 50% कर दी, 5 लाख हम सब्सिडी देंगे। इस कारण से बहुत से लोगों ने इसके अंदर जो है रुचि दिखाई। आज बहुत से 12 अटरू ये 4 जगह पर हमने ये प्रोसेसिंग प्लांट खोले। सबसे पहला तो मार्केटिंग की व्यवस्था करो, ये तो ठीक है। मार्केटिंग की व्यवस्था में आ गया ना, मार्केटिंग की व्यवस्था में चोमू में हमने आंवला की विशेष मंडी स्थापित की है और उस मंडी के अंदर पैक हाउस भी बन रहा है। उस पैक हाउस में उस मंडी में नहीं सुनो भाई, मैं आप सुन तो लो, ये तो 12 बज रहे हैं वैसे। आप सुनो क्या बात करते, 12 तो आपके बजा दूंगा, 1 मिनट में सुन लो। पहला काम बात उनकी देखिए, जो आंवला है मिड डे मील के अंदर अध्यक्ष जी मैं बता रहा हूँ, मैं ये सिखा रहा हूँ, अब सुन ले साहब। आंवले की खपत के जो प्रमुख सोर्सेज है, इसका पाउडर जो है आयुर्वेदिक दवाइयों में बनता है, इसके अंदर प्रयास होने चाहिए। तेल बनता है उसके अंदर। अरे सुनो भाई, अध्यक्ष महोदय मेरा तो एक सवाल है, ये बता रहा हूँ ना, बताओ ना अध्यक्ष महोदय मेरा तो एक सवाल है कि 4 साल में इन्होंने अब 12 की बात करें तो पैकिंग करा रहे हैं, तो सारे प्रदेश की बात हो रही है। इनका अध्यक्ष महोदय मेरा तो एक सवाल है, इनका आंवला का पाउडर बना के और मिड डे मील में डलवा दो। अब ये 12 की बात कर रहा हूँ, 12 बीच में नहीं बोले माननीय मंत्री जी, ये आंवला का पाउडर बनवा के डलवा दो। आप विवेक से जवाब दें। हालांकि 12 बजे के आसपास प्रश्न आया है मगर आप विवेक नहीं खोए। मंत्री जी, आप ऐसा करो, मंडी तो नहीं लगा सकते, इसका पाउडर बनवा लो, पाउडर बनवा के और मिड डे मील में डलवा दो तो बच्चे खाएंगे और क्या करेंगे। अध्यक्ष जी, 12 के अंदर अभी हमने जो स्थापित की है, स्थान ग्रहण करें। राजसमंद से आने वाले माननीय तो कब तक मैं कोई बिना बोले ही बैठे हैं आप,
सुनिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं, हाथ उठाने से बारह कुछ के नहीं होता है। अंदर हमने इसी बजट में फल सब्जी मंडी की घोषणा की है। वहाँ फल सब्जी मंडी के लाइसेंस जारी हो चुके हैं और उनके माध्यम से आंवले की खरीद का काम भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ 12 के अंदर हमने प्रोसेसिंग के लिए और उसके अंदर एक किसान जो है उसको सब्सिडी दी और उसने जो 12 के अंदर जो है अपने जगदीश मालव नाव का है अलीपुरा पंचायत समिति अंता में इसने इसका मुरब्बा बनाने का काम शुरू किया और इसका मुरब्बा 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। ऐसे एक नहीं, उदयपुर के अंदर, आंवला के अंदर, हमने हेमराज हिता के अंदर, भिंडर पंचायत समिति में, कल्याण कृषि फार्म धरियाबाद, उसका प्रियंका तिरंगा नाम की एक महिला, उसने इसी प्रकार कैलाश चौधरी जयपुर कीर्तपुरा में, इसी प्रकार पवन पुत्र नर्सरी सीकर में जो हजारों क्विंटल पैदावार करने लगे। इसी तरह आत्मा प्रोजेक्ट हम लाए हैं, उसमें महिलाओं के समूह बना रहे हैं, उसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, 10,000 वॉलिंग फंड दे रहे हैं और उनको भी हम आंवला बनाए, मुरब्बा बनाए, जूस बनाए, तेल बनाए, पाउडर बनाए। हम गंभीरता से इसकी तरफ प्रयास कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस संबंध में हम पूरे प्रबंध करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 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 मेरा सवाल ये था कि इन्होंने प्रश्नकर्ता पूछेंगे, आप विराजें, स्थान ग्रहण करें, पहले स्थान ग्रहण कर लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हेमराज मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सवाल ये था, अब ये स्वाद आंवले का मुंह में आ गया, इतनी सारी चीजें बता दी इन्होंने, अब कैसे बैठे रहे चुपचाप? आंवला किसके काम में आएगा और आंवला का प्रोडक्शन क्या क्या, आंवला किस किस में उपयोग में करिए तो बता दिया, लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बताया। अध्यक्ष महोदय, अभी तक मंडियों में कोई काम शुरू नहीं हुआ है, मार्केटिंग की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है और काश्तकारों का जो आंवला है वो बाजार में बहुत दुखी है और रुपया 1.5 रुपए किलो बेचने के लिए मजबूर है। अरे हजारों बीघा जमीन में आंवले की पौध लगी हुई है और लगातार प्रोडक्शन आ रहा है, उनकी मार्केटिंग की उचित व्यवस्था ही अभी माननीय मंत्री जी ने की नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप सुनते तो हो नहीं अध्यक्ष महोदय, खड़े हो जाते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार विभाग क्या आंवला पैदा करने वाले किसानों का आंवला खरीदने के लिए कोई सरकार ने उनकी कीमत तय करके सरकार ने खरीदने का इरादा रखती है, तो क्या कीमत उन्होंने तय की है और कब तक खरीदना शुरू कर देगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, कीमत कोई तय नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मंत्री महोदय, क्या राजसमंद जिले को बागवानी मिशन से जोड़ने का विचार रखते हैं? यदि रखते हैं तो कब तक? तो माननीय अध्यक्ष जी, बागवानी मिशन है ना, इनसे संबंधित। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया शांत रहें, मंत्री जी को सुने। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा कि आपने आंवले के फार्म हाउसों को विकसित करने के लिए आपने ये तय किया कि हमारे अधिकारी कर्मचारी आंवले को विकसित करने के लिए ग्राफ्टेड पेड़ उपलब्ध कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1000 पेड़ ग्राफ्टेड पेड़ देने थे, उनकी जगह 200 ग्राफ्टेड पेड़ दिए और 800 फर्जी पेड़ दिए, जहां पर ना आंवले लगते हैं और लगते हुए हैं तो बहुत छोटे। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कराने का आश्वासन देंगे? माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक आंवले के उत्पादन को खपत करने की बात है, मार्केटिंग की बात है, हमने डाबर कंपनी से, वैद्यनाथ कंपनी से हमारी बातचीत चल रही है और उनको हमने इनवाइट किया है कि आप यहां आकर राजस्थान में आंवला खरीदें, जो सुविधा आप चाहते हैं हम आपको उस सरकार से दिलाएंगे। इसी तरह वैसर जैन इरिगेशन जलगांव में उनसे हमारी बात हो चुकी है और उन्होंने हमें कहा कि अगली बार से हम उत्पादन जो है आपका जितना है उसके अंदर खरीद शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से इसी पर सुन तो लो यार, हमारा सुन तो लो अध्यक्ष महोदय, तरह से हमने जो मैंने आपको कहा तय का अध्यक्ष महोदय, यार फालतू बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई गिड़गिड़ाने से खरीद करने वाला नहीं है। क्या सरकार यह विचार रखती है? प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मंत्री आप भी स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री भोमाराम चौधरी एवं श्री चंद्रवीर सिंह भाटी के प्रति
संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। पूर्व विधायक श्री भोमाराम चौधरी का जन्म नागौर जिले के विजयपुरा बेरी कला में हुआ। श्री चौधरी लगभग 80 वर्ष के थे। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री चौधरी 5वीं राजस्थान विधानसभा के लिए डीडवाना निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आप वर्ष 1941 में सेना में भर्ती हुए तथा आपने वर्ष 1952 में सैन्य सेवा से अवकाश ग्रहण किया। श्री चौधरी वर्ष 1960 में ग्राम पंचायत डाबड़ा के सरपंच तथा वर्ष 1999 से 2000 तक डीडवाना पंचायत समिति के प्रधान रहे। समाज सेवा में विशेष रुचि रखने वाले श्री चौधरी जनता मोर्चा से भी जुड़े रहे। श्री भोमाराम चौधरी का दिनांक 30 मार्च 2007 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री चंद्रवीर सिंह भाटी का जन्म 30 मार्च 1949 को जैसलमेर जिले में हुआ। आपने अजमेर के मेयो कॉलेज तथा गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययन किया। श्री भाटी वर्ष 1980 में 7वीं राजस्थान विधानसभा के लिए जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। आप पुस्तकालय समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री भाटी पंचायत राज एवं सामुदायिक विकास, भूजल, अंत्योदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सैनिक कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री भाटी अपने सार्वजनिक जीवन में जैसलमेर मास्टर प्लान परामर्शदात्री समिति, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सूखा संभाव्य क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन समिति तथा लघु एवं मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास कार्यक्रम हेतु गठित मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य भी रहे। अजमेर क्लब के सदस्य रहे श्री भाटी संगीत, स्विमिंग, बिलियर्ड, घुड़सवारी, स्क्वैश और क्रिकेट में भी काफ़ी रुचि रखते थे। श्री चंद्रवीर सिंह भाटी का दिनांक 31 मार्च 2007 को निधन हो गया। मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दें। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति शांति शांति। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए अर्थात 12:20 तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नहीं, वो पहले मैं राष्ट्रपति जी का वो पढ़ के सुनाऊंगी ना, उन्होंने पढ़ के सुनाने को कहा है ना, आया नहीं आ रहा। हाँ, मैं प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम
307 के अंतर्गत अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए आज 0 आवर जो है उसे सस्पेंड कर रही हूँ। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिला रही हूँ कि प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वो सूचनाएं अब तक जितनी यहाँ पेंडिंग हैं सारी की सारी सरकार को भिजवा रही हूँ और उन सब का जवाब माननीय सदस्यों को मिल जाएगा। यहाँ पढ़ा हुआ मान लिया गया इसीलिए भिजवा रही हूँ, नहीं पढ़वाने उसके साथ राज्य सरकार को भिजवा रही हूँ। राज्य सरकार उन सब का समय पे जवाब दे देगी, भिजवा देगी। मैं इसके साथ ही साथ माननीय सदस्यों को ये भी निवेदन करना चाहूँगी कि राष्ट्रपति जी जब आए थे तो वो एक अपना मैसेज दे के गए थे और उन्होंने कहा था कि इस मैसेज को आप विधानसभा में पढ़ के सुनाना माननीय, क्योंकि वो सब माननीय सदस्यों को एड्रेस्ड है, इसलिए उन्होंने कहा था। वो अभी कहाँ है नहीं पता आपको? नहीं, अभी आ रहा, मेरे ऑफिस में है, आ रहा है अभी, वो आप मंगवा लो। तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। उससे पूर्व अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखे जाने वाले कर ले। श्री गजेंद्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है। अधिसूचनाएं सदन की मेज पर माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में कोई व्यवस्था नहीं दी, 295 की व्यवस्था दी है, जबकि आरक्षण का मसला है, पूरे राजस्थान की पिछड़ी जाति। स्थगन प्रस्ताव के बारे में माननीय सदस्य विराज हैं। पहले जब मैंने ये कह दिया कि मैं अपने विशेष अधिकारों का नियम 307 में प्रयोग करते हुए आज 0 आवर को सस्पेंड करती हूँ, उसमें सब बात आ गई तो क्या अब क्या? बैठो तो बोलूं। अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव का भी कहती है कि मैं राज्य सरकार को भेज रही हूँ। 295 जैसे राज्य सरकार को भेजा है, स्थगन प्रस्ताव भी भेजिए आप, उसके बारे में तो आपने कोई व्यवस्था ही नहीं दी, जबकि ये पिछड़ी जाति का मामला है। राजस्थान की जो पिछड़ी जाति है वो दलित है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उनकी अधिकारों का हनन हो रहा है। अब आप अधिकारों के हनन की बात छोड़िए, तो जितने स्थगन प्रस्ताव आज पेश हुए हैं उनको भी मैं राज्य सरकार को भिजवा देती हूँ। ठीक है, पढ़ के तो सुना दीजिए कौन कौन से हैं। अध्यक्ष, मंदिर की जमीन पे 0 आवर की थोड़ी है, आपकी जो व्यवस्था की बात है 127 में दिया है। नहीं, 131 में जी। तो 131 का आप चैम्बर में बात करिएगा, वो आप बात करिएगा वैश्य में आके। मैं पर्ची के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं। मैं अनुरोध करूंगा पर्ची के माध्यम से, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जब कोटड़ा पधारे थे पर आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर्चियों को भी भिजवा दूंगी, जो पर्चियां हैं उनको भी सब राज्य सरकार को भिजवा दूंगी। वो उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, कौन से में पढ़ के सुनाऊं? राजस्थान के लिए संकल्पना, सुंदर परिवेश में सद्विचार जन्म लेते हैं, सद्विचारों से सृजनात्मकता जन्म लेती है। राजस्थान के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान की समृद्धि के बारे में अपने विचार आपके साथ बांटते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। काव्यात्मक भाषा में राजस्थान को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। वर्ष 1949 में राजस्थान राज्य बना, तब से ये निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आप सबके माध्यम से मैं संपूर्ण राजस्थान वासियों को एक गौरवमय भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। राजस्थान और मैं राजस्थान राज्य में चहुमुखी खुशहाली और समृद्धि लाने के मिशन में आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आज जबकि आप सब राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं, मुझे भी राजस्थान वासियों के साथ मेरे संबंध और काम करने का अनुभव याद आ रहा है। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद मैंने ग्रामीण इलाकों सहित राजस्थान की 5 यात्राएं की हैं। इन यात्राओं में मुझे राजस्थान की संस्कृति, कला, इतिहास और इन सबसे अधिक राजस्थानियों की उदारता देखने को मिली। इस मौके पर राजस्थान के साथ अपने बहुत निकट संबंध दर्शाने वाली एक घटना मुझे याद हो आई है।
इस क्षेत्र में मेरा वह एक अविस्मरणीय अनुभव था। उन दिनों मैं रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार था। उन 10 वर्षों के दौरान मैंने अपना सर्वाधिक समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। यह राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र पोखरण था। यह क्षेत्र मेरे दल तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिक विदों की कर्मभूमि था। हमने इस क्षेत्र में लगातार कई महीनों तक, विशेषकर मई के महीने में जब तो दोपहर में तापमान 53 सेल्सियस से भी अधिक हो जाता था, दिन रात अथक कार्य किया था। परंतु हमें इतनी अधिक गर्मी का एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि हम सभी पूर्ण निष्ठा से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन पर कार्य कर रहे थे। 11 और 13 मई 1998 को हमारा मिशन पूरा हुआ था। मिशन की सफलता के साथ ही हमारा देश एक परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य बन गया। राजस्थानवासी बहुत वर्षों तक हमारे इस मिशन में हमें सहयोग देते रहे थे और वे इस मिशन के विभिन्न चरणों में हमारे बहुत उपयोगी साथी थे। उन्हें इस समय ये मालूम नहीं था कि हम क्या काम कर रहे हैं, पर वे ये ज़रूर जानते थे कि हम किसी महत्वपूर्ण और उपयोगी मिशन पर कार्य कर रहे थे। इसलिए उन्होंने इस विषय पर चुप्पी साधे रखी। मिशन के सफल निष्पादन के लिए ये समय की मांग भी थी। इस दौरान मुझे राजस्थान के मरुस्थल में पूर्णिमा की अनेक रातें देखने का अवसर मिला था। वे रातें विशेष खूबसूरत थी, जब चमकती रेत पर पूरे चांद की किरणें पड़ती और कहीं कहीं पर हिरणों के झुंड भी दिखाई देते थे, तो वे दृश्य बहुत मनोरम होते थे। प्रिय विधायकों, गत 58 वर्षों से आप सभी एक साथ मिलकर लगातार राजस्थान की समृद्धि और खुशहाली के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। मैं सोच रहा था इस विशेष अवसर पर मैं आपके साथ किस विषय पर चर्चा करूं। राजस्थान में 40,000 गांव हैं और इसकी 75% जनसंख्या गाँवों में रहती है। इसलिए राज्य के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन 40,000 गाँवों का विकास और उन्नयन हो। ये विकास कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्र तथा शहरी विकास के अलावा राज्य में पूरा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। पूरा का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना के तहत 450 पूरा ग्रामीण समूह स्थापित करके किया जा सकता है। आइए मैं आपको बताऊं कि मैंने वर्ष 2017 में कैसे राजस्थान की संकल्पना की है। राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों की वर्तमान 16% संख्या लगभग 0 हो जाएगी और समृद्धि का आविर्भाव होगा। दूसरा, राज्य की प्रति व्यक्ति आय रुपये 17,500 से बढ़कर 75,000 हो जाएगी। तीसरा, शिशु मृत्यु दर वर्तमान 67 प्रति हजार शिशु से घटकर केवल 10% रह जाएगी। राज्य पानी से होने वाली बीमारियों से मुक्त हो जाएगा और सभी नागरिकों को उच्च स्तरीय सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। चौथा, वर्तमान 62% साक्षरता दर बढ़कर 100% हो जाएगी और मानव विकास इंडेक्स 5% से भी कम हो जाएगा। पांचवा, सभी राजस्थानवासी खासकर महिलाओं को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार क्षमताओं से सशक्त बनाया जाएगा। राजस्थान में विशाल भूभाग, प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज व पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पर्यटन आकर्षण के बहुत से स्थान हैं और यहाँ सूखे जैसी घोर प्राकृतिक विपदा का भी सामना करने वाले दृढ़ इच्छा और साहस से युक्त पारंपरिक बहादुर लोग भी हैं। इंदिरा गांधी नहर वास्तव में राजस्थान को प्राप्त एक बेहतर जल संसाधन है और वाष्पीकरण से बचाने के लिए इसे पाइपों और सीमेंट से बनाई गई नहर के जरिए जल के परिवहन के संयोजन से और बढ़ाया जाना है। विश्व भर में यह माना जाता है कि सभी रेगिस्तानी क्षेत्र तेल व गैस प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हैं और हमें उनका पूरी तरह अन्वेषण और विदोहन करना चाहिए। राज्य में लिग्नाइट की उपलब्धता से विद्युत शक्ति में और अधिक वृद्धि होगी। इन सभी संसाधनों में राजस्थान को 2017 से पहले ही एक समृद्ध राज्य बनाने की क्षमता है। अब समय है जब राजस्थान को एक 10 वर्षीय संकल्पना बनानी चाहिए ताकि राजस्थान के लोग राज्य के विकास मिशनों पर ध्यान दे सकें और उनके लिए कार्य कर सकें। राजस्थान के लोग वास्तव में ऐसी चुनौतियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय विधायकों, आपके लिए ये एक महान अवसर है कि आप अपनी समझ, अनुभव और दूरदर्शिता से राज्य के लिए एक दीर्घकालिक संकल्पना तैयार करने हेतु एक दल के रूप में कार्य कर उस संकल्पना को समयबद्ध तरीके से साकार करने के लिए नेतृत्व प्रदान करें। आइए अब मिलकर जानें कि पूरा मिशन क्या है। पूरा मिशन, पूरा समूहों, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना का निर्माण राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है।
पूरा में ग्रामीण भारत में समृद्धि लाने के लिए समेकित संयोजन की संकल्पना की गई है। ये हैं बेहतर सड़कों व परिवहन के माध्यम से ग्राम समूहों का भौगोलिक संयोजन, नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने वाली उच्च बैंडविड्थ फाइबर, ऑप्टिक तार, दूरसंचार और इंटरनेट कियोस्क के माध्यम से विद्युत संयोजन और किसानों, कारीगरों व हस्तशिल्पियों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान संयोजन। इन 3 संयोजनों और बैंकों, लघु ऋणों और उत्पादों के विपणन की सहायता से स्थापित उद्यमों से आर्थिक संयोजन हो जाएगा। प्रत्येक पूरा समूह रेगिस्तान क्षेत्र में लगभग 1 लाख आबादी वाले 50 से 100 गाँवों को जोड़ेगा। इसके लिए धन निजी क्षेत्र की भागीदारी के अलावा भारत निर्माण कार्यक्रम और राज्य विकास कार्यक्रमों से आएगा। निर्माण आदि के दौरान शुरुआती अल्पकालिक रोजगार के बाद हमें पूरा समूह के सभी रोजगार योग्य लोगों के लिए कृषि प्रसंस्करण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों के अंतर्गत नियमित और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु कार्य करने की योजना बनानी चाहिए। पूरा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास प्रदान करेगा। पूरा प्रणाली द्वारा सृजित ग्रामीण समृद्धि के अलावा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पन्न क्षमता के अतिरिक्त नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की सहायता से 2000 मेगावाट लिग्नाइट आधारित ऊर्जा संयंत्रों, 1000 मेगावाट पवन ऊर्जा कार्यों और 1000 मेगावाट सौर तापीय विद्युत संयंत्रों से राजस्थान अधिक विद्युत उत्पादन वाला राज्य बन जाएगा। ये विशेषकर जस्ता, शीशे, स्वर्ण और अन्य दुर्लभ धातुओं के खनन में एक अग्रणी राज्य बन जाएगा। राजस्थान प्रतिवर्ष देश को 1 करोड़ टन कच्चे तेल का योगदान देगा। राजस्थान सबसे आकर्षक पर्यटक गंतव्य स्थल बन जाएगा। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी सहायक सेवाओं और बीपीओ क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। राज्य में पूर्ण पारदर्शी नागरिक केंद्रित प्रशासनिक प्रणाली की दिशा में कार्य करने वाली शासन प्रणाली होगी। राज्य देश का एक आदर्श राज्य होगा। निष्कर्ष, राजस्थान की समृद्धि के लिए मिलकर कार्य कर सकने वाले 6 करोड़ लोगों की संख्या राजस्थान की मुख्य विशेषता है। समाज की प्रौद्योगिकी, ज्ञान और कौशल के साथ संगठित करने, उसे नैतिक मूल्य प्रणाली और विरासत के साथ जोड़ने और राज्यों के लोगों को विशेषकर 3 करोड़ युवाओं को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने में विधायकों की सक्षमता निश्चित रूप से राजस्थान को समृद्ध बनाएगी। ऐसा करते समय राजस्थान को जल प्रबंधन से संबंधित विशेष पहलुओं को ध्यान में रखना होगा ताकि हम जल के वाष्पीकरण के प्रभाव को कम कर सकें और जल की उत्पादक उपलब्धता बढ़ा सकें। इसके साथ साथ राजस्थान को शुष्क कृषि और बागवानी क्षेत्र प्रौद्योगिकी का विकास में अग्रणी बनना चाहिए। परिवहन, आवास, पर्यटन, आतिथ्य, अनुसंधान आधारित पर्यटक मार्गदर्शन उपलब्ध करवाकर तथा राज्य की प्रमुख क्षमता प्रदर्शित करने वाले विशेष हस्त निर्मित शिल्प की व्यवस्था के माध्यम से पर्यटन विकास किया जा सकता है। ऐसे समन्वित कार्य सुनिश्चित करेंगे कि राजस्थान में शहरी क्षेत्रों जैसी आर्थिक उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों जैसा शांतमय जीवन होगा तथा दोनों क्षेत्र बहुत ही समृद्ध होंगे। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी व्यवसाय, आयु, विशेषज्ञता या राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हो, राजस्थान को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के मिशन में योगदान देने योग्य बनना चाहिए। अब मैं राजस्थान वासियों को एक 7 सूत्री शपथ दिलाना चाहूँगा। वो 7 सूत्र ये हैं: मैं अपने घर में अथवा घर के आसपास कम से कम 5 पेड़ लगाऊंगा और जल संचयन द्वारा जमा किए बरसात के पानी से उनका संरक्षण करूंगा। 1। दूसरा, मैं राजस्थान के विकास और समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। तीसरा, मैं स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अपना परिवार छोटा रखूंगा। चौथा, आज से मैं कम 5 निरक्षर लोगों को लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। 5वां, पानी हमारी संपत्ति है, मैं पानी की हर एक बूंद की बचत करूंगा। मैं ग्रामवासियों की सहायता से अपने गांव के तथा अपने क्षेत्र के कम से कम एक तालाब को उपयोग में लाने योग्य बनाऊंगा। 6ठा, अतिथि देवो भव, मैं राज्य में आने वाले पर्यटकों की यात्रा सफल और सुखद बनाने के लिए पूर्ण सहयोग दूंगा। 7वां, मैं राजस्थानी संस्कृति से प्राप्त सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करूंगा और अपने बच्चों का आदर्श बनूंगा। 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों के माध्यम से सभी राजस्थान वासियों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर की आप सब पर कृपा रहे, ये था उनका संदेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 157 में एक विशेषाधिकार हनन
23 तारीख को आपके सम्मुख रखा था। वो मैंने और कहा आप था ना, इजाजत मैंने आपको कहा था ना कि मैं गृह मंत्री जी को बुला करके आपकी और गृह मंत्री जी के आमने सामने बातचीत कराऊंगा। नहीं, आप रखने की अध्यक्ष महोदय, तो मैंने कह दिया गृह था ना मंत्री आपको, जी को ये बात आपने, मैंने कह दी मैंने आपके सामने उस समय 18 अक्टूबर को रखा था। आप मुझे रखने की इजाजत, गृह मंत्री जी मिले नहीं थे मुझे। अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के मामले में जब तक आप स्वयं कोई निर्णय नहीं करें तब तक आपकी बिना अनुमति के उठाया नहीं जाएगा। नहीं, आप रखने की मुझे इजाजत, अध्यक्ष महोदय रखने की इजाजत दें। गृह मंत्री जी बता देंगे जो भी तथ्य उसमें। मैं अपने चैम्बर के अंदर आपको और उनको दोनों को बुला के और बात कर लूंगी। नहीं अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में नहीं, हाउस में रखने के लिए मैंने दिया। आप अगर सहमति दें तो मैं आपके समक्ष रख दूं। गृह मंत्री जी भी अपना वक्तव्य दे देंगे। जिस तरह से माननीय विशेषाधिकार पे ऐसे थोड़ी चर्चा होती है, उसको तो पहले मैं फैसला करूंगी विशेषाधिकार बनता है कि नहीं बनता है, तब जाकर के होगी चर्चा उस पे, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। नहीं, पेश तो करने दें अध्यक्ष महोदय। तो बुला के बात करूंगी ना दोनों को, माननीय प्रतिपक्ष के नेता। सकती है अध्यक्ष महोदय आप मिला के चर्चा कर ले, फिर आपको लगे तो मुझे रूलिंग देना। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब में इस पे चर्चा हुई थी, उस रोज जब चर्चा हुई थी हाईलाइट करने का मामला है, बाकी कोई विशेषाधिकार के हनन की बात नहीं है। कह दिया था कि मेरे चैम्बर में आकर के गृह मंत्री और इनकी बात करा देंगे। अब उस बात को तो आज काफी टाइम हो गया। उसके बाद तो आप पाकिस्तान जाके भी आ गई, एक हफ्ता भी उस बात को भी गुजर गया। होम मिनिस्टर भी यहीं रहते हैं, आप भी यहीं रहती हैं, तो बात करके इसका कोई हल नहीं निकले तो फिर इनको प्रूव करने दीजिए। तो ये नहीं होते हैं, और जब ये यहाँ होते हैं तो वो नहीं होते हैं, क्या करूं? बोलो, और आप सब होते हो यहाँ। अध्यक्ष महोदय, हाईलाइट करने की बात है, वो परमिशन दे दो। कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के लोग भारी संख्या में बाहर आए हुए हैं। आज 0 आवर है नहीं है, उनसे भी बुलाकर माननीय शिक्षा मंत्री जी को बात करनी चाहिए और उनकी जो वाजिब समस्या है उनका हल करना चाहिए। मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, मिल चुका उनसे, मेरे से मिल गए हूँ, मैं उनकी समस्या से मैं ज्ञात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ध्यान हो गया। अब हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि जिन्होंने संवैधानिक प्रावधान के अधीन मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। अध्यक्ष महोदय, आपके विषय में बात हो गई थी, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में सारी बात लिया थे, मुख्यमंत्री कह देते। जी हाँ, फरमाइए फरमाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह चर्चा के दौरान आपने जो विषय मेरे सामने रखा था और जिसके ऊपर चर्चा की थी, उसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उसमें जो भी संशोधन करने की ज़रूरत होगी वो संशोधन अपन करवा लेंगे। एक दूसरी बात हमारे एक ध्यान में लाया गया था, माननीय सदस्य कुछ मिले थे, कि जो अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर जो हमने रिप्लाई दिया था उसमें घोषणा की थी कि जो विधायक कोष है जिसको हमने 60 लाख रुपए से बढ़ा के 80 लाख कर दिया है, उसमें हमने ये तय किया था कि 15 लाख रुपए PHED के लिए विधायक अपने कोष से अलग से देंगे, वो राइडर लगाया था। अब मैं ये कहना चाहती हूँ हाउस के अंदर कि वो राइडर को हम विड्रॉ कर लेते हैं, 80 लाख रुपए जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो आपने महामहिम का वो पढ़ा, यहाँ पे मेरा एक सजेशन है छोटा सा कि वो सभी माननीय विधायकों को अगर उसकी एक कॉपी मिल जाए, कॉपी दे दी जाएंगी, भिजवा दी जाएंगी आपके पास। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये भी निवेदन है कि हमारी तरफ से, माननीय सदन की तरफ से आप महामहिम राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद भी दें। उन्होंने राजस्थान के सुखद भविष्य की कल्पना की है और हमें उत्साहित किया है। हम उनके प्रेरणादायक इस पत्र से अपने आप को हर्षालित और उत्साहित महसूस करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस संशोधन के बारे में किस पर संशोधन करेंगे ये बात ठीक, बता आपने खाली किसे संशोधन कर देंगे। और क्या जो इशू था कि जिसमें कह दो ना कि आगे आप प्रभारी के साथ मंत्री नहीं लगाएंगे, बस खत्म हुई बात। आप कह दें ना मुख्यमंत्री जी, क्या दिक्कत है उसमें? मैं माफी चाहता हूँ, देवर 2 इश्यूज मुख्यमंत्री नोटिस में लाए, प्रभारी मंत्री वाला था, देन सेकंड वाज पार्लियामेंट सेक्रेटरी का। दीज आर 2 इश्यूज जिसके संबंध में आप दिखवा लें। और ये जो बात हुई है अध्यक्ष महोदय के साथ, उसके ऊपर पूरी तरह से देख के और तय करके और जो संशोधन करवाने की जरूरत है वो संशोधन अपन करवा लेंगे। नहीं तो भविष्य के अंदर मतलब जो मंत्री नहीं है उसे मंत्री नहीं लिखेंगे, ये कहने में क्या आपत्ति है? तो सही क्या प्रभारी बना के
बोर्डों के चेयरमैनों को भी भेजेंगे, संसदीय सचिवों को भी भेजेंगे। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? अब अध्यक्ष महोदय इस चीज को फिर ओपन किया जा रहा है। आपके वेशम में सारी बात हो गई थी और तद अनुसार प्रभारी बनाया गया, तो प्रभारी क्या है जिले के? कर लेंगे इशू को। मंत्रियों के प्रभारी बन जाएंगे तो फिर तो आपने निर्देश दे दिए अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों की पालना हो जाएगी। आसन ने दे दी ना व्यवस्था। श्री वीरेंद्र मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री घनश्याम तिवारी। अध्यक्ष महोदय, मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम 1962 की धारा 39 के अंतर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ। श्री यूनुस खान प्रतिवेदन रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33(4) के अंतर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण, प्रतिवेदन व प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखता हूं। याचिकाओं का उपस्थापन श्री अशोक कुमार नवलखा। किए गए उल्लेख के अनुसार 2 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं। श्री केसरदेव बाबर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 2 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं। श्री तगाराम चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में उल्लेखित 2 याचिकाओं का संयुक्त रूप से उपस्थापन करता हूं। एक याचिका श्री अर्जुन लाल जीनकर। आपकी माननीय बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य याचिका किस संबंध में है ये तो बताओ जरा। अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से ये इसको पढ़ो। बाड़मेर शहर स्थित तिलक नगर बस स्टैंड के पास विवेकानंद चौराया एवं बाड़मेर जैसलमेर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ से पूरा सुना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बाड़मेर शहर स्थित तिलक नगर बस स्टैंड के पास विवेकानंद चौराया एवं बाड़मेर जैसलमेर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर रेलवे और ब्रिज बनाने के बाबत 10 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं गंगरार स्थित विभिन्न बांधों की नहरों की मरम्मत कराए जाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। डॉक्टर सुरेश चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से भादरा कस्बे के मध्य स्थित नजूल संपत्ति के निस्तारण बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। राज्य में बिजली एवं अकाल की। माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। राष्ट्रपति अध्यक्ष महोदय, तो उन्होंने सबको भेजा ये खत के